नमस्कार। एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन। डेमोक्रेसी देख रहे हैं आप। डेमोक्रेसी में हर हफ्ते एक टॉपिक हम आपके लिए लाते हैं। इस हफ्ते क्योंकि बजट का इंतजार है, अगले हफ्ते से मंडे से जो है वो बजट के लिए मॉनसून सेशन शुरू हो रहा है और 23 तारीख को बजट पेश किया जाएगा। तो बजट से जुड़ा हुआ ही सवाल इस हफ्ते हमने आपसे पूछा था कि इस बार के बजट से क्या उम्मीदें हैं आपको, क्या लोक लुभावन इस बात का बजट रहेगा। तो इस पर जो लोगों की राय आई है पहले आप वो जान लीजिए। करीब 38% लोग कहते हैं कि हाँ, लोक लुभावन रह सकता है, कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं जिसमें लोगों की दिलचस्पी होगी। और 62% लोगों को लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है। उनको लगता है कि नहीं, बहुत बड़े अनाउंसमेंट शायद ना हो। जो मिडिल क्लास या आप कीजिए सैलरीड लोगों के लिए उम्मीदें होती हैं बजट से, शायद वहां पर कोई उम्मीद कोई फायदा जो है उनको ना दिखे, वो बड़े अनाउंसमेंट ना दिखे। तो इस पर चर्चा हम करते हैं। आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी हिमांशु जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर रंजीत मेहता जी हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आप पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। हिमांशु जी, डॉक्टर साहब के पास में जाऊं एक्सपेक्टेशन के बारे में, उम्मीदों के बारे में, उससे पहले आपसे मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि आपने कई सारी बातचीतें की हैं, प्रतिक्रिया लोगों की ली हैं। क्या उम्मीद इस बार की जा रही है बजट से? ये लोगों की राय आपने देखी, बहुत ज्यादा लोगों को उम्मीद नहीं है। देखिए तबिश, जब भी लोकसभा चुनाव के नतीजे आते हैं और जब पहली बार सरकार बनती है तो जो पहला बजट होता है उसमें सबको उम्मीद होती है कि अगले 5 साल जो नई सरकार का गठन हुआ है उसका विजन क्या है, इकोनॉमिक रिफॉर्म को लेके, इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग को लेके, और उसकी एक झलक मिलती है बजट में। तो आपको एक बड़ी तस्वीर मिलेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो खुद कह चुके हैं कि इस बार हम बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, जो कुछ भी काम हमने 10 साल में किया है, तो वो अगले 5 साल में क्या इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी, आर्थिक रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे, इसकी एक बड़ी तस्वीर आपको इसमें जरूर मिलेगी। हिमांशु जी, बिल्कुल सरकार की बातों में भी उनके जो मिनिस्टर्स अपनी बातें रखते हैं उसमें भी हम ये देखते रहे कि विकसित भारत की दिशा में जो है वो सरकार अब चीजों को लेकर आगे बढ़ रही है। तो जाहिर है आगे के रोड मैप पर नजर रहेगी इस बजट में। लेकिन डॉक्टर मेहता, आपको क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? आपको लगता है कि लोक लुभावन कुछ अनाउंसमेंट्स इस बजट में होंगी, या कुछ ऐसे अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं जिसमें मिडिल क्लास को, सैलरीड लोगों को दिलचस्पी हो? देखिए, ये पहला बजट है तीसरे टर्म का मोदी सरकार का। और अभी हमने रिसेंटली देखा है कि बहुत ही अच्छा एक टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है और आरबीआई से बहुत बड़ा डिविडेंड सरकार को मिला है और फिस्कल प्रूडेंस पे सरकार का बहुत ज्यादा फोकस है। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से सरकार को एक फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना है, जो कि विद इन लिमिट्स है अभी, तो ये सब देखते हुए लगता नहीं कि कोई लोक लुभावन बजट होगा। लेकिन इस बजट से कई लोगों की, जो आम आदमी की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, वो इसलिए जुड़ी हुई हैं कि आप अगर देखें तो हमारे यहाँ मिडिल क्लास के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। अगर आप टैक्स को देख लीजिए तो हमारा 15 लाख से ऊपर में 30% का टैक्स लगता है। तो वो मिडिल क्लास है। आज के टाइम में क्या है कि सिटीज में जो लोग रह रहे हैं, मेट्रो में या और भी बड़ी सिटीज में, टियर 1 टियर 2 सिटीज, मेट्रो में तो और भी ज्यादा हालत है कि 15 लाख रुपए में अगर आप 30% का टैक्स 15 लाख इनकम में लगेगा, वही मिडिल क्लास होता है। तो हम ये उम्मीद करते हैं वो लोग सबसे ज्यादा स्पेंड करते हैं और कंज्यूम करते हैं। तो वहां पे जो सरकार को जरूर इस 15 लाख की लिमिट को 35 लाख करना चाहिए कम से कम, कि 35 लाख में ही के ऊपर ही जो है 30% तक का जो टैक्स लगे, और बीच में और टैक्स स्लैब को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। पहला कदम है। इससे जो है कई सारे ऐसे मिडिल इनकम ग्रुप लोग हैं जो कि हमारे देश में अभी सबसे ज्यादा मिडिल इनकम ग्रुप हैं, और यंग लोग हैं जो कि वर्क फोर्स में आ रहे हैं, उनको इसमें फायदा होगा। हाउसिंग की आपने बात की तो हिमांशु, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि रियल्टी इंडस्ट्री की मांग यहाँ पर रही कि उद्योग का स्टेटस उनको मिले। अगर इस पर जो है वो सरकार आगे बढ़ती है तो आपको लगता है कि इस दिशा में भी अनाउंसमेंट हो सकती है? चर्चा इस बात की भी है कि ग्रामीण इलाकों में पीएम आवास योजना को लेकर भी ऐलान यहाँ पर हो सकता है, तो हाउसिंग को लेकर फोकस रह सकता है सरकार का। देखिए, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। इसमें देखिए, जो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में जो पहली कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें जो पहला बड़ा फैसला मोदी 3 गवर्नमेंट ने किया था, वो गरीब लोगों के लिए शहरी और ग्रामीण इलाकों में 3 करोड़ नए घर बनाने को लेकर किया था।
और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है सरकार की कि देश में जो लोग बेघर हैं, गरीब हैं, उनको घर बनाकर दिया जाए, और इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना पर काम बहुत तेजी से चल रहा है। मैंने खुद ग्राउंड रिपोर्ट्स किए हैं इस पे, ग्रामीण इलाकों में भी जो गरीब लोग रहते हैं और शहरी इलाकों में भी। और अगर कैबिनेट फैसला करती है तबिश जून महीने में जी 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे, तो निश्चित तौर पर वित्त मंत्री को उसके लिए एलोकेशन करना होगा। मतलब ये एक ऐसा विषय है जो मुझे लगता है इसका ऐलान होगा, क्योंकि कैबिनेट ने फैसला किया है, तो वित्त मंत्री को इस फाइनेंशियल ईयर में 3 करोड़ घर बनाने का जो एक टारगेट है उसके तरफ फंड्स देने होंगे। तो वो तो एलोकेशन बढ़ने वाला है हाउसिंग सेक्टर में। इसी तरह का एक बड़ा फैसला वित्त मंत्री ने, आपको याद होगा, अंतरिम बजट में भी किया था, और उस वक्त एक टारगेट था कि मार्च तक 2 करोड़ 95 लाख घर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे। तो दिस इज अ वर्क इन प्रोग्रेस, और सरकार को लगता है कि ये इस योजना का और विस्तार जरूरी है, और इसलिए 3 करोड़ और घर बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। जहां तक मिडिल क्लास को राहत की बात जो रंजीत मेहता सर अभी कह रहे थे, उसमें एक पॉइंट में डालना चाहता हूँ कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने अपना जो प्री बजट मेमोरेंडम दिया है वित्त मंत्री को, उसमें बहुत प्रमुखता से ये बात कही गई है कि जो लोएस्ट स्लैब है, यानी जो लोएस्ट स्लैब में जो टैक्स पेयर्स आते हैं, उसमें एक्सेप्शन लिमिट अभी 3 लाख है, उसको बढ़ा के 5 लाख किया। ये एक सुझाव आया है, और बिल्कुल वही आर्गुमेंट है जो मेहता सर भी बोल रहे थे कि अगर आप ये जो तबका है जिसमें सबसे ज्यादा टैक्स पेयर्स आते हैं, अगर आप उसमें राहत देते हैं उनको, अगर लोगों के पास बचत होती है, तो अगर आप चाहते हैं कि बाजार में डिमांड और बढ़े, और डिमांड निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी अर्थव्यवस्था में रफ्तार को विस्तार के लिए, उसे और आगे बढ़ाने के लिए, तो ये सुझाव इंडस्ट्री की तरफ से वित्त मंत्री के सामने रखा जा चुका है। ये उम्मीद यहाँ पर की जा रही है कि इस बार शायद दिन स्लैब्स में बदलाव जाए, वो देखने को मिले। लेकिन मेहता सर, एक चर्चा में युवा भी रहते हैं, और रोजगार को लेकर बड़ी चर्चा जो है वो होती रही है, सियासत भी होती रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि रोजगार बढ़ाने की दिशा में सरकार क्या फैसले इस बार बजट में ले सकती है? क्या एमएसएमई को लेकर कोई अनाउंसमेंट हो सकती है? मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कोई बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है? क्योंकि यहीं से जॉब जो है वो ज्यादा जनरेट होती है। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, और हिमांशु जी ने भी बहुत अच्छी बात करी। हमने भी जो है पीएचडी सीसीआई ने भी वित्त मंत्री को अपने रिप्रेजेंटेशन में अपना जो हमने एक रिकमेंडेशन दी थी, उसमें हमने भी पीएचडी सीसीआई का भी ये कहना है कि जो मिनिमम जो टैक्स है वो 5 लाख होना चाहिए, 3 लाख से बढ़कर 5 लाख होना चाहिए। और दूसरा जो आपने महत्वपूर्ण ये बात करी कि रोजगार, क्योंकि विकसित भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हमारा विकसित भारत का विजन है, और विकसित भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है यूथ एंड वुमेन। तो और जिसमें कि इस टाइम जो है इंडिया जो है एक यंगेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड, और कई लाखों लोग वर्क फोर्स में हर साल इसमें आ रहे हैं। तो हमें रोजगार की बहुत जरूरत है। हमने एक स्टडी करी थी, और जिसमें पीएचडी सीसीआई ने बताया है बाय 2030 करीब 10 करोड़ रोजगार जो है इस देश में पैदा हो सकते हैं। 10 करोड़ रोजगार प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, क्रिएट किए जा सकते हैं उसमें, क्योंकि हमारे करीब 6.5 करोड़ जो है एमएसएमईज हैं। और उन 6.5 करोड़ एमएसएमईज में करीब 99% जो है माइक्रो एमएसएमईज हैं, माइक्रो, जो कि बहुत ही छोटे छोटे व्यापारी हैं। तो अगर इसमें सरकार उनको हैंड होल्डिंग करती है, सरकार उनको जो कि ऑलरेडी कई स्कीम चल रही हैं, जिसमें कि अगर उनको फाइनेंशियली कुछ लोन लेने की सुविधा और उसमें बढ़ सकती है, तो एक अगर एमएसएमई एक भी रोजगार अगर क्रिएट करेगा, तो 6.5 करोड़ तो यही रोजगार इसमें क्रिएट हो जाएंगे। हिमांशु जी, आप भी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि जी एक्सपोर्ट्स काफी अच्छे रहे हैं हिमांशु जी, क्योंकि एक्सपोर्ट्स के नंबर्स काफी अच्छे रहे हैं, वो भी है। लेकिन जो ग्लोबल परिस्थितियां बनी हुई हैं, उससे सप्लाई चेन भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुई है। तो एमएसएमई की चिंताएं क्या हैं, ये भी आप थोड़ा बताइए। वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या किया जाना चाहिए? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर आप ज्यादा रोजगार पैदा करना चाहते हैं, तो आपको बिजनेस का विस्तार करना होगा, अर्थव्यवस्था की गति को बढ़ानी होगी। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि किसी भी छोटे लघु उद्योग के पास कितनी आसानी से उसको क्रेडिट मिलता है, क्योंकि आप जब बिजनेस का विस्तार करते हैं तो उसके लिए आपको फंड्स चाहिए। फंड्स आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकों से मिलता है। वो कितनी आसान शर्तों से एक छोटे लघु उद्योग इकाई चलाने वाले उद्यमी को मिलता है,
उसके आधार पर ही ये तय होता है कि वो अपने बिजनेस का और कितना विस्तार कर सकते हैं। तो इसलिए वो एक डिमांड है एमएसएमई यूनिट्स, विशेषकर जो एक्सपोर्ट सेक्टर में काम करती है। मैंने कार्पेट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पे काम किया है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे शूट किया है। उसके अलावा एक ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी गाजियाबाद बुलंदशहर और इंडस्ट्रियल एरिया में, वहां शूट किया है। गारमेंट एक्सपोर्ट, लेदर एक्सपोर्ट यूनिट्स में शूट किया है। और अगर एक विषय जिस पर सभी सेक्टर में जो है उद्यमी है, छोटे लघु उद्योगों के एक्सपोर्ट सेक्टर में, अलग अलग सेगमेंट में, उन सब का ये कहना था कि हमें आसान शर्तों पर क्रेडिट मुहैया होना चाहिए। बिल्कुल, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। मेहता सर, एक और जो इम्पोर्टेंट पहलू है वो किसानों का भी है, क्योंकि किसान, एक बड़ी आबादी हमारी जो है वो किसानी पर निर्भर है और सरकार का भी फोकस इस पर रहता है। इस बार चर्चा ये है कि पीएम किसान सम्मान निधि में इजाफा इस बार हो सकता है। किसानों की अपनी मांगे हैं कि फसल अगर बर्बाद होती है तो उसका बीमा जो है वो आसानी से मिल जाए। एमएसपी को लेकर तो चर्चा यहाँ पर है ही। इस दिशा में आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार यहाँ क्या फैसले कर सकती है? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। किसान हमारे देश में करीब 60% किसान हैं, बट हमारा जो इनका कंट्रीब्यूशन है करीब 14% है इकोनॉमी में। दैट मीन एग्रीकल्चर सेक्टर का ओवरऑल, जो कि हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है। डेफिनेटली हमें किसानों को हेल्प करना है, और किसान जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है उसमें बढ़ावा होना चाहिए इस बजट में। और मैं समझता हूँ ये जो बजट होगा, अगर विकसित भारत की तरफ हमें बढ़ना है तो करीब 8 ऐसे की एरियाज हैं जिसमें ओवरऑल गवर्नमेंट का फोकस रहेगा। नंबर 1 है सस्टेनेबल ग्रोथ। सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब है जो भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करें उसका कोर होना चाहिए सस्टेनेबिलिटी गोइंग फॉरवर्ड, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे यूथ हो, वुमेन हो, या किसी भी सेक्टर में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकंड हमारा रहेगा फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर दूसरा की एरिया रहेगा। तीसरा रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मींस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इसमें बढ़ावा हो। चौथा रहेगा वुमेन। पांचवा रहेगा यूथ एंड फार्मर्स, क्योंकि यूथ एंड फार्मर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमारा जो है छठा रहेगा जैसे लास्ट माइल कनेक्टिविटी, क्योंकि अगर आप देश में पूरी ग्रोथ अगर देखना चाहते हैं तो जब तक लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं होगी, जहां जहां सड़कें जाती है वहां पे ग्रोथ ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है। फिर जो है सातवां रहेगा आपका इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना है। ओवरऑल जो है जो लास्ट मैन ऑन द क्यू जो है उसको उसका फायदा होना चाहिए। और जो फिर होगा इकोनॉमिक एक्सपेंशन, जिससे कि हर जो आदमी है देश में उसको जो है जो ग्रोथ होनी चाहिए वो इकोनॉमिक एक्सपेंशन में होनी चाहिए, फैलनी चाहिए। दैट मीन्स हर किसी को इसका जो है फायदा मिले, तो तब जाके हम जो है एक विकसित भारत की तरफ बढ़ेंगे। हिमांशु, इस पर भी आप बोलिएगा। जहां तक पीएम किसान का सवाल है, तभी एक छोटा सा एक मैं आपको चाहता हूँ। उद्योग जगत की तरफ से प्री बजट मेमोरेंडम में ये कहा गया है कि पीएम किसान योजना 2019 में लागू किया गया। 5 साल हो चुके हैं। 5 साल में अगर आप इन्फ्लेशन को भी देख लें जो करीब 4 से 5-6% के बीच में वेव करता मैंने घूमता रहा है, तो इंडस्ट्री का ये कहना है कि कम से कम 9,000 रुपए पीएम किसान के तहत जो किस्त मिलती है वो बढ़ाने के बारे में सरकार को, वित्त मंत्री को सोचना चाहिए। यहाँ महत्व ये है, और हमें नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने जिस दिन तीसरी बार प्रधानमंत्री कार्यालय में जाकर कार्यभार संभाला था, तो जो उन्होंने पहली फाइल साइन की थी वो पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त थी। उसके बाद वो बनारस गए और पहला जो उनका सार्वजनिक कार्यक्रम हुआ उसमें वो राशि आवंटित की गई, और प्रधानमंत्री ने उस दिन एक बयान भी जारी किया था और ये कहा था बहुत साफ शब्दों में कि हमारे लिए, हमारी सरकार के लिए अगले 5 साल कृषि और किसानों की जो भलाई है और किसानों की जो इनकम बढ़ाने का हमारा टारगेट है, ये हमारी प्राथमिकता होगी। तो वो एक चलिए, तो ये प्राथमिकता जो है वो रह सकती है। जाहिर है किसानों पर तो खुद पीएम का जो है वो बहुत फोकस रहता है, वो इस दिशा में जो है अपनी बात करते रहते हैं कि कैसे किसानों की जो है वो आय को बढ़ाया जाए। लेकिन मैं तो सर, थोड़ी सियासत भी होती है, उम्मीदें सबको होती हैं बजट से। जाहिर है हर इंडस्ट्री चाहती है कि उनको थोड़ी राहत मिले। अब इस सियासत में आपको क्या लग रहा है, कितनी गुंजाइश दिखती है कि जो आंध्र प्रदेश और बिहार को लेकर चर्चा है कि स्पेशल स्टेटस नहीं तो कुछ ऐसा पैकेज जो खास हो, इनकी ग्रोथ में जो है वो मदद करे, क्या संभावनाएं आपको लग रही हैं इस दिशा में? देखिए, बिहार अगर देखें तो ये सोचते हुए क्योंकि सरकार फिस्कल डेफिसिट को भी कम रखना चाहती है और जाहिर है कि वो भी देखेंगे एक्सपेंडिचर के हिसाब से। जी
देखिए, ये एक सियासी मामला है। एट द सेम टाइम हमें देखना पड़ेगा, बिहार डेफिनेटली और राज्यों से किसी भी वजह से कई सारी ऐसी चीजें रही जिससे कि अभी पीछे रह चुका है। तो उसमें जरूर सरकार इस बारे में ध्यान देगी, और ओवरऑल जो है ये एक पॉलिटिकल डिसीजन भी होगा। ये सरकार की क्या उसमें मजबूरी या एक कोएलिशन में वो भी पार्टनर्स हैं। मेरे ख्याल से इस दिशा में सरकार जो भी कदम लेगी वो एक अपने पूरे सारा परिस्थिति को देखते हुए डेफिनेटली सरकार इस दिशा में कदम लेगी। बट मैं समझता हूँ बिहार को डेफिनेटली एक जो काफी इस टाइम उनकी ग्रोथ और वहाँ पे कई सारी ऐसी विकास है, उसको लास्ट माइल तक ले जाने के लिए उनको बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे कि मेहता सर बता रहे थे, ये क्योंकि इस बार अगर इतनी सारी चीजें हैं, कलेक्शन अच्छा है, टैक्स कलेक्शन अच्छा है, जीएसटी कलेक्शन अच्छा है, एक्सपोर्ट अच्छा हो रहा है, तो कुछ बड़े अनाउंसमेंट की तो उम्मीद की ही जा सकती है सरकार से। देखिए, जीएसटी काउंसिल में इस पर चर्चा हुई। आपको याद होगा लखनऊ में एक विशेष बैठक हुई थी जीएसटी काउंसिल की, जिसका मुख्य एजेंडा ही पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का एक प्रस्ताव था। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, वो सरकार की तरफ से वो प्रस्ताव नहीं आया था। कर्नाटक में एक एक्टिविस्ट ने एक आवेदन किया था, फिर हाईकोर्ट ने उसके पिटीशन को जीएसटी काउंसिल के सामने भेज दिया था। फिर उसमें जीएसटी काउंसिल की तरफ से ये कहा गया कि ये क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से हमारे पास फॉरवर्ड हुआ है तो हम इसको जीएसटी काउंसिल के सामने रखते हैं। लेकिन उसमें कोई सहमति नहीं बन पाई क्योंकि राज्य जो है वो तैयार नहीं। देखिए, ये बहुत ही डिविसिव सब्जेक्ट है और इसमें आप किसी भी मंत्री से अगर एक बार पूछ लें तो आप समझिए कि अगर उनका एक बयान बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर सकता है। तो ये चर्चा बहुत पहले से हिमांशु होती भी रही कि राज्य, लेकिन कौन से राज्य और किसके राज्य तैयार नहीं है। लेकिन कोई राज्य सब ये है कि हम तो चाहते हैं जी नहीं, अपना राज्य छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं, क्योंकि वो अधिकार उनका है रेट तय करने का। और आपने देखा होगा कर्नाटक सरकार ने चुनाव से पहले जो है, चुनाव के बाद उन्होंने बढ़ा दिया जो टैक्स था, जो ड्यूटी था, और उसकी वजह से पेट्रोल कुछ महंगा हो गया। वैसे हम राहत की बात कर रहे हैं मानशो, अगर पेट्रोल डीजल पर जीएसटी के दायरे में आ जाए और इसमें कोई अगर बड़ी कमी हो जाए इसके प्राइस में, तो ये बहुत बड़ी राहत हो जाएगी लोगों के लिए। और इसके लिए पहले आपको राज्यों के साथ एक सहमति बनानी होगी। बट एक पॉइंट मैं और कहना चाहता हूँ जिसका जिक्र बहुत शुरुआत में ही रंजीत सर ने कहा था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर जो स्पेंडिंग है, इस पे इंडस्ट्री की नजर है। आप देखिए, अंतरिम बजट जो वित्त मंत्री ने पेश किया था 1 फरवरी को इस साल, उसमें उन्होंने कहा था कि हम 11.11% बढ़ा रहे हैं। 11,11,111 करोड़ ऐसा एक हिस्सा उन्होंने पेश किया था। एंड दैट वाज एन इंक्रीज। वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग सरकार ने पिछले कुछ बजट में धीरे धीरे बढ़ाया है और उसके बहुत अच्छे नतीजे सामने आए। इस बार देखते हैं कि वित्त मंत्री किस दिशा में जो है वो बड़ी अनाउंसमेंट करती हैं यहाँ पर। मेहता सर, लास्ट कमेंट आपका, एक वही सवाल जिससे शुरुआत हमने की थी, लोक लुभावन रहेगा? बजट लोक लुभावन तो नहीं रहेगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि बजट में मिडिल क्लास के ऊपर खास फोकस होना चाहिए, क्योंकि हर बजट में अल्टीमेटली मिडिल क्लास के ऊपर इतना नहीं हो पाता है। तो स्पेशली जो टैक्स रिबेट हैं और जो हमने बताया है कि जो टैक्स की लिमिट है उसको बढ़ाने के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन पे है और मेडिकल एक्सपेंसेस पे है, इसके लिए हमें उम्मीद है। अदरवाइज ओवरऑल जो सरकार की एक सोच है, ओवरऑल जो सरकार की सोच है वो बहुत अच्छी रही है और लॉन्ग टर्म में इससे सभी को फायदा होगा। और एमएसएमई सेक्टर जो है उस पे हमें उम्मीद है कि डेफिनेटली एमएसएमई और ग्रीन ट्रांजिशन दोनों के लिए कुछ न कुछ जो है इसमें रिबेट और सब्सिडी इसमें ध्यान दिया जाएगा। और बाकी कई सारी चीजें सरकार ने ऑलरेडी करी हैं। ओवरऑल जो है इसीलिए जो है आज भी अभी भारत जो है दुनिया का सबसे तेज गति से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। बिल्कुल, और इसीलिए माना भी जा रहा है कि 2047 तक विकसित भारत का रोड मैप की तरह ये बजट जो है तरह से होगा, जिसमें भविष्य की योजनाओं को लेकर जो है वो अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं। और जैसे कि मेहता सर कह रहे हैं कि उम्मीद कीजिए इस बार मिडिल क्लास के लिए, सैलरीड के लिए भी बड़ी अनाउंसमेंट्स इस बजट में हो जाए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बजट जो है वो पेश होना है, अब थोड़ा इंतजार है, 23 तारीख को अनाउंस किया जाएगा
और उम्मीद कीजिए आप इसमें कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स आपको इस बार देखने को मिलेंगे। इस हफ्ते के डेमोक्रेसी में इसी के साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।